नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। साथियों, हम लोग एनसीईआरटी में इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लासेस में, वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग हिंदी हिंदी चला रहे थे और हिंदी में हमने क्या किया है, आपको वर्णमाला, संधि, समास, कारक, उपसर्ग और इतना बता दिया है, प्रत्यय। साथियों, आपके टेट में एक नंबर का कभी कभी पूछता है ये छंद, लेकिन छंद को जानना जरूरी है क्योंकि सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। तो आइए हम लोग छंद की बात करते हैं और छंद में शुरुआत करते हैं। छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिला, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इन सब को लेते हुए हमारे सिलेबस में कितने छंद हैं उन सब के बारे में जानते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग अपने टॉपिक के हर एक पहलू को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद शब्द बना कैसे है। साथियों, छंद जो है संस्कृत के छिदी धातु से बना हुआ है। छंद संस्कृत भाषा के कौन से धातु से? छिदी छिदी धातु से बना हुआ है। ठीक है, धातु से बना हुआ है। छिदी का अर्थ क्या होता है? तो छिदी का अर्थ होता है ढकना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका छिदी का अर्थ होता है ढकना, ढकना। और इस कभी कभी इसी को आच्छादित करना भी कहते हैं, आच्छादित करना। एक एक अच्छे से समझते जाइएगा, सारे पॉइंट्स पकड़ते जाइएगा। पहले हम बेसिक आपको समझाएंगे, बाद में ट्रिक बताएंगे। एक बार आप बेसिक अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जब ट्रिक बता देंगे तो आपको पूरा छंद क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से छंदों को समझ पाएंगे। तो छंद हमारा संस्कृत भाषा के छिदी धातु से बना हुआ है। छिदी का अर्थ होता है ढकना, जिसको आच्छादित करना भी कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। छंद का सर्वप्रथम जो उपयोग है कहाँ हुआ? तो पहला आपका पॉइंट बनता है छंद का सर्वप्रथम उपयोग, सर्वप्रथम उपयोग। तो आपको बता दें, छंद का सर्वप्रथम उपयोग जो मिला वो आपको मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और छंद का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले ऋषि कौन थे? तो ये भी प्रश्न आपका बनता है। छंद का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले ऋषि, प्रथम उपयोग करने वाले ऋषि कौन थे? वाले ऋषि पिंगल ऋषि को माना जाता है। किसे? पिंगल ऋषि को। एक एक करके बहुत अच्छे से समझा जाएगा। छंद संस्कृत के छिदी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। छंद का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में मिला और छंद का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले जो हमारे ऋषि थे वो कौन थे? पिंगल ऋषि। साथियों, छंद को वेद पुरुष का पैर भी कहा जाता है। छंद को वेद पुरुष का, नेक्स्ट करके लिखते हैं, छंद को वेद पुरुष का पैर भी कहा जाता है। ठीक है, जाता है। छंद को वेद पुरुष का पैर भी कहा जाता है। आइए अब इसकी परिभाषा देखें। तो छंद की परिभाषा क्या है? छंद की परिभाषा लिखिए। एक लाइन की परिभाषा है, जिन रचनाओं से वर्ण मात्रा यति गति, जिन रचनाओं से वर्ण मात्रा यति गति आदि की गणना होती है, उसे आदि की गणना होती है उसे छंद कहा
जाता है। इतना समझ गए। जिन रचनाओं से वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि की गणना होती है उसे क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें तो दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं छंद की, पदों को या वाक्यों को आरोह एवं अवरोह के बंधन में बांधने को छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। हमने दो परिभाषा दी। जिन रचनाओं से वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि की गणना होती है उसे छंद कहा जाता है, या पदों को या वाक्यों को आरोह एवं अवरोह के बंधन में बांधने को भी क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। एक एक करके छंद के अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो छंद के जो अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। आइए समझते हैं। साथियों, छंद के जो अंग हैं, छंद के अंग 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा आपका होता है यति, चौथा गति, पांचवा आपका होता है तुक, छठवां आपका होता है लघु और गुरु, सब बताएंगे लघु और गुरु, सातवां आपका होता है गण। अगर इन सातों के बारे में आप जान गए तो आपको छंद में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आपको जब हम वर्णमाला पढ़ाए थे तो उस वर्णमाला में हमने आपको वर्ण पढ़ा दिया था, वर्ण, ह्रस्व, दीर्घ ये भी पढ़ा दिया था। अब आप लोग इसको रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, तो ये चीज हमने पढ़ा दिया है। आज हम आप लोगों को कुछ मात्रा बताएंगे, तुक बताएंगे, लघु बताएंगे, इन सब के बारे में बताएंगे। जबकि हमने वर्ण भी पढ़ाया है, मात्रा भी पढ़ाया है, और फिर भी आज थोड़ा बहुत हम आपको मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मात्रा क्या है? मात्रा होता है किसी स्वर का जो मात्रा होता है या स्वर का जो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। तो परिभाषा के रूप में क्या लिखें? किसी स्वर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है, उसे मात्रा कहा जाता है। ठीक है, मात्रा कहा जाता है। हिंदी जगत में आपके टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। ये बताया गया है। अब आइए हम एक एक करके मात्रा देख लें कि किसका ह्रस्व स्वर वाले पहले देख लें और दीर्घ स्वर वाले। तो ह्रस्व स्वर और हम दीर्घ स्वर पहले हटाएं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हमने ह्रस्व स्वर के बारे में वर्णमाला में ही जिक्र किया है, दीर्घ स्वर के बारे में वर्णमाला में ही जिक्र किया है। ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, यही 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? इनको छोड़कर से सभी आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके हो गए। अब इनका जो है दीर्घ स्वर, अब इनको हम मात्रा के अनुसार देखें तो जो ह्रस्व स्वर होता है इसे एक मात्रा भी कहा जाता है। एक मात्रा या एक मात्रिक हमने बोला होगा जब ह्रस्व स्वर पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा होगा कि इनका हमने डिफिनेशन परिभाषा ही इसी पे दिया था कि जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा काल का समय लगे उसे एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दीर्घ स्वर का क्या है? जिन स्वर को बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगे उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। यहां तक हमने बताया है आपको।
अब आइए आगे देखते हैं पाद के बारे में। पाद या चरण। पाद या चरण क्या है? तो सामान्य रूप से किसी छंद के 4 पाद होते हैं। कितने पाद? सामान्य रूप से किसी छंद के कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4, ये आपके टोटल 1 2 3 4, यही आपके 4 पाद हैं। ठीक, लेकिन इसमें 2 सम और 2 विषम, ये कंडीशन होती है। 2 सम और 2 विषम। अब आप समझिए, सम विषम यही चलेगा। तो आपका जो 1 3 होता है ये विषम हुआ, 2 4 आपके सम हुए। विषम, सम, विषम और सम, 4 पाद हैं, जिसमें 2 पाद विषम और 2 पाद सम। और बीच में आप देखेंगे ऐसे कॉमा लगा रहता है, यहाँ पर आपको करना होता है विराम। यहाँ पर आपको क्या करना है? विराम करना है। इतना समझ गए? आइए और समझेंगे हम लोग। इतना आप लोग समझिएगा पाद के बारे में। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने पाद होते हैं? सामान्यतः 4। किसी किसी में 6 पाद भी होते हैं। कुछ ऐसे छंद हैं, कुछ छंद में कितने पाद होते हैं? 6 पाद होते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका कुंडलिया हो गया। कुंडलिया में कितने पाद होते हैं? कुंडलिया में आपके 6 पाद होते हैं। छप्पा में भी 6 पाद होते हैं। ऐसे ऐसे कुछ हैं छंद जिनमें कितने पाद होते हैं? 6 पाद होते हैं। ठीक, तो पाद के बारे में हमने जान लिया। अब आइए तुक के बारे में जाने। तुक क्या है? तुक के बारे में जानते हैं। ठीक, तो हेडिंग, अगली क्या हेडिंग रहेगी? तुक। तुक क्या होता है साथियों? जो छंद होता है उसके पद के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है। तुक क्या है? छंद के पदांत में, जो पदांत मतलब पद के अंत में जो समानता पाई जाती है, उसे समानता पाई जाती है, उसे तुक कहा जाता है। उसे तुक कहा जाता है। ठीक है, जो आपका पद के अंत में, जैसे 1 2 3 4, ये 4 चरण या 4 पाद हुए, तो यहाँ पर जो अंत के वर्ण होते हैं, अक्षर, इनमें जो समानता पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। ठीक, यति को देख लीजिए। हाँ, और तुक तुक कहा जाता है, इतना लिख लीजिए आप। उसके बाद आगे भी इसके नोट करके लिख लीजिए। जिस पद के अंत में तुक होता है, जिस पद के अंत में तुक होता है, उससे तुकांत होता, तुक होता है, उससे तुक होता है, उसे तुकांत तुकांत शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। जिस शब्द के अंत में तुक होता है उसे क्या कहा जाएगा? तुकांत शब्द कहा जाता है। यहां तक लिख लिए साथियों। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, तुक को छंद की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट करके लिखिएगा। तुक को छंद की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। तुक को छंद की आत्मा कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। ये पूछा हुआ है, तुक को छंद की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तुक के बारे में हो गया। अब आइए यति के बारे में जानते हैं। यति क्या है? तो छंदों को पढ़ते समय, यति के बारे में, छंदों को पढ़ते समय हम लोग रुकते हैं ना कई स्थानों पे। जैसे प्रथम विषम समाप्त हुआ चरण, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर सम में थोड़ा रुकेंगे। तो छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर जो हम लोग रुकते हैं, स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है?
विराम लेना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यहां तक समझ गए? ये अब जैसे हमारा एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, तो एक बार हम यहाँ विराम लेंगे, फिर यहाँ विराम लेंगे, फिर यहाँ विराम लेंगे और फिर यहाँ विराम लेंगे। तो जो ये विराम लेते हैं, इन विराम में विराम वाले को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ठीक है, आगे यति हो गया। यति के बाद क्या बचता है? गति। गति बताया क्या? गति शायद नहीं बताया है, फिर से देख लीजिए। तो गति का क्या होता है कि छंदों को पढ़ते समय जो धारा प्रवाह की जरूरत होती है, लिखते चलिए, छंदों को पढ़ते समय जो धारा प्रवाह की अनुभूति होती है, उसे गति कहा जाता है। गति कहा जाता है। छंदों को पढ़ते समय जो धारा प्रवाह की जरूरत होती है, अनुभूति होती है, उसे क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। तुक हो गया, गति हो गया, यति हो गया, मात्रा हो गया। लघु और गुरु के बारे में जानते हैं, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा। ठीक, तो आइए एक एक करके लघु और गुरु के कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। लघु एवं गुरु, लघु एवं गुरु के नियम, डायरेक्ट नियम ही लिख दीजिए, परिभाषा उसमें क्या बताएं। ठीक है साथियों, लघु और गुरु की जो नियम है, इसमें आपको हम बताएं, जितने ह्रस्व स्वर हैं उनकी एक मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रिक। ठीक, लघु के लिए ध्यान दीजिएगा, लघु के लिए हमेशा एक ऐसे, और गुरु के लिए यस, ये गुरु, इसका मतलब दो मात्रा होता है और इसका मतलब एक मात्रा होता है। ठीक, अब यहां से आपका मेन छंद की स्टार्ट होती है। अब देखिए, जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, एक मात्रिक स्वर, उनकी मात्रा क्या होती है? एक मात्रिक स्वर, उनकी मात्रा क्या होती है? आपकी लघु। जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं या दीर्घ स्वर होते हैं, तो यहां पर लिख लें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इन सब की मात्रा क्या होती है? गुरु। अब जो लघु हैं, ह्रस्व स्वर हैं आपके, अ, ई, उ, री। जैसे अब आइए थोड़ा बहुत अब डिटेल में चलें। जैसे अ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, री हुआ, ये आपके ह्रस्व स्वर है, इनकी एक मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा। ये सब कितने मात्रा के होंगे? एक मात्रा के। अब ध्यान दीजिएगा, इनसे युक्त जो व्यंजन, इनसे यानी इनसे मतलब किससे? ह्रस्व स्वर से। इनसे युक्त व्यंजन भी कितने मात्रा काल के होंगे? एक मात्रिक। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा भी कितनी होगी? लघु ही होगी, की मात्रा भी लघु होगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इनसे युक्त जो व्यंजन होंगे उसकी भी मात्रा लघु होगी। साथियों, एक चीज और ध्यान देना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है, अगर ह्रस्व स्वर पर, अगर ह्रस्व स्वर पर, साथियों अगर ह्रस्व स्वर पर आपका चंद्र बिंदु लगा है, क्या लगा है? चंद्र बिंदु, तो उसकी मात्रा क्या होगी? लघु होगी, उसकी मात्रा लघु होगी। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो उसकी मात्रा क्या होगी? लघु होगी। इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए, जैसे हमने लिख दिया फंसना। अब आप समझिए, फंसना में फ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो इसकी मात्रा क्या होगी? लघु। स क्या है? एक मात्रिक है, इसकी भी मात्रा क्या होगी? लघु। लेकिन ना देखिए, द्विमात्रिक है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अगर ह्रस्व स्वर पर चंद्र बिंदु रहेंगे तो उसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। ठीक है,
अब आइए थोड़ा गुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुरु के लिए तो जैसे लघु के लिए हमने ह्रस्व स्वर की बात करी, वैसे गुरु के लिए हमें दीर्घ स्वर की बात करना होगा। दीर्घ स्वर प्लस दीर्घ स्वर से युक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर से युक्त व्यंजन, इन सब की मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। गुरु का चिन्ह क्या है? ऐसे, ठीक है। या दीर्घ स्वर या इनसे युक्त जो व्यंजन होंगे इनकी मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। साथियों ए ऐ ओ औ की भी मात्रा क्या होगी? गुरु। ए ऐ ओ औ इनकी मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। ठीक। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, बड़ा री, जबकि ये हिंदी जगत में कम प्रयोग होता है लेकिन जानते रहिए बड़ा री, इसकी भी मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। प्लुत स्वर की भी मात्रा क्या होगी? हमने बताया है प्लुत स्वर, इसकी भी मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। ठीक। अगर अनुस्वार वर्ण है, तीसरा पॉइंट लिखिए, अनुस्वार वर्ण है तो अनुस्वार वर्ण है तो अनुस्वार वर्ण होने पर मात्रा क्या होगी? गुरु। वर्ण होने पर मात्रा गुरु होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर। चौथा नंबर आपका है चंद्रबिंदी वाले नहीं, अनुस्वार वाले। विसर्ग भी आपका क्या होता है? विसर्ग वर्ण होने पर मात्रा गुरु होती है, गुरु होती है। ठीक। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया प्रातः। अब देखिए प्रा, इसकी मात्रा क्या होगी? गुरु, लेकिन यहाँ पे त है, इसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। ठीक है। पांचवा आप लिखिए, संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण, लघु मात्रिक वर्ण लिख दें डायरेक्ट, लघु मात्रिक वर्ण हम गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु मात्रिक वर्ण जो रहेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कर्म। अब आप बताइए, यहां पर क है, फिर आधा अक्षर है र, फिर म, तो संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु मात्रिक वर्ण, यहाँ पे जो क है ये क्या हो जाएगा? गुरु और म। ठीक है। इस ढंग से आपको करना है। तो चूंकि इसके पहले जो क है यही तो है इसका लघु मात्रिक वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाता है। ठीक। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है गण। क्या है? गण। गण क्या होता है साथियों? गण होता है जो लघु और गुरु का क्रम बनाया जाता है, उसे ही गण कहा जाता है। लघु एवं गुरु का क्रम बनाए रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा? गणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं। तीन अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। जो तीन अक्षर होते हैं कैसे बनाए जाते हैं? हम लोग आपको य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। यमाता, राजभान, सल, गा। साथियों गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या हिंदी जगत में कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन? य, माता, राज, भान, स, लगा नहीं होता, सिर्फ स तक होता है। ठीक। अब इसको देखिए कैसे हमको करना है। पहले हम इसको बना लें, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ हम लिखते हैं य, माता, राजभान, सलगा।
य मा ता रा ज भा न स ल गा। ठीक, अब देखिए इसको जब हम बनाने लगते हैं तो जैसे यहां पर यह है तो हम इसको लिखेंगे यमाता। यमाता का मतलब यगण। ठीक, म का मतलब मगड़, त का मतलब तगड़, पहले एक एक से, र का मतलब रगड़, ज का मतलब जगड़, भा का मतलब भगड़, न का मतलब नगड़ और स का मतलब सगड़। आपने लिख लिया। अब जैसे इसको हमने लिखा, ठीक इसी प्रकार हूबहू हमको लिखना है इसका रूप। वो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, जैसे हमने य से यगण लिखा वैसे हम इन तीन अक्षरों को लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा य मा ता। अब देखिए हमने य का तो ले लिया, जब हमने ए का य का ले लिया अब बचा क्या मा तारा, ऐसे सबका करना है मा तारा। अब यहां माँ का ले लिया, अब क्या लेंगे ताराज, ताराज। अब ता का ले लिया, अब क्या लेंगे राजभा, रगड़ में राजभा। ठीक है, अब देखिए रा का भी ले लिया, अब किसको लेंगे जभान, जगड़ में जभान। फिर अब ज का भी ले लिया, अब बचा भ, भ में क्या लिखेंगे भानस, भानस, तीन तीन का बनाना है भानस। अब भा का ले लिया, अब क्या बचा नगर तो न स य, न स य। अब देखिए जैसे एक एक करके बना रहे हैं ना, तो भा तक तो बना लिया, अब भा के आगे नगर में क्या देखेंगे तो अब यहाँ नगर में क्या देखेंगे न स ल, क्या देखेंगे न स ल। ठीक, अब न का भी हो गया, अब किसे देखेंगे स ल गा, स ल गा। जैसे जैसे साथियों हमने इसको लिखा है वैसे ही हमें इसका बनाना होगा क्या मात्रा। यह मतलब एक मात्रिक एक, मा मतलब दो मात्रिक दो, ता मतलब दो, तो एक लघु दो गुरु। ठीक, माँ का अब इसका मातारा का गुरु 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 तीन तीन। अब उसके बाद देखिए ताराज, तगड़ में ताराज है तो यहाँ देखिए दो तो गुरु है और एक लघु है। फिर देखिए राजभा, तो रा गुरु ज लघु भा गुरु जभान। अब यहाँ पर देखिए ज लघु फिर गुरु फिर लघु, उसके बाद भानस, तो यहाँ पर गुरु लघु लघु। ठीक है, अब इन सब का प्रयोग कैसे करना है हम सब ट्रिक बताएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझते चले जाइए। अब नस्ल में क्या है सब लघु लघु है तो लघु लघु लघु। सलगा में क्या है सलगा में स लघु ल लघु उसके बाद गा। साथियों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कोई चीज दोबारा नहीं रिपीट हुई होगी, सब अलग अलग होंगे। यहाँ देखिए एक लघु दो गुरु, यहाँ तीनों गुरु, यहाँ दो गुरु एक लघु, यहाँ गुरु लघु गुरु फिर लघु गुरु लघु फिर गुरु डबल लघु, उसके बाद तीनों लघु दो लघु एक गुरु, सब अलग अलग हैं। तो यहाँ तक आपको हमने इसका पूरा बता दिया इम्पोर्टेंट बात क्या क्या छंद के लिए जरूरी होता है। अब आपको आगे बताते हैं छंद के भेद। छंद के भेद साथियों, छंद के तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन से? वार्णिक छंद, कौन छंद? वार्णिक छंद, उसके बाद मात्रिक छंद, वार्णिक हो गया, मात्रिक हो गया और मुक्तक, मुक्तक छंद। ये आपके तीन छंद होते हैं। कौन कौन? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, ये तीन छंद होते हैं। जो मात्रिक छंद होते हैं इनमें मात्रा का खेला होता है, जो वार्णिक छंद होते हैं इनमें वर्णों का खेला होता है, जो मुक्तक छंद होता है इसमें दोनों का खेला रहता है। ठीक, हम लोग एक एक करके पहले वार्णिक छंद के बारे में जानेंगे, फिर आपके मात्रिक छंद के बारे में जानेंगे, फिर आपके
मुक्तक छंद के बारे में जानेंगे। साथियों, हम आपको वार्णिक छंद से शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। आज आपको हमने जितना बताया है उसको एक बार लिखिएगा, रिपीट करिएगा, वीडियो को देखिएगा, फिर अपना नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप कंक्लूजन निकालिएगा। अगर ये बेसिक तैयार हो गया तो जो आपको हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट की छंद है। कितने मिनट की छंद है? 2 से लेकर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट छंद। लेकिन जब आप परीक्षा समय करेंगे छंद के सवाल, वहां गलत होने के चांस होते हैं। जब आप एक बार बेसिक सीख लेते हैं और बेसिक के बाद तब ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो वहां पर गलती होने के चांसेस लगभग 0% हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो अच्छे से पूरा देखेंगे, नोट्स भी बनाते होंगे, अपना अभ्यास भी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।